महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत उच्चारण स्थान पढ़े और हमने वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा। और आज की अपनी इस वीडियो में हम वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत वर्णों का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, बात करते हैं कि प्रयत्न क्या होता है, या प्रयत्न की परिभाषा की बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं प्रयत्न की डेफिनेशन की। तो प्रयत्न, विद्यार्थियों, हम यहाँ वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं प्रयत्न की परिभाषा, प्रयत्न की डेफिनेशन की। तो बात आती है कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं या किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के आंतरिक अंगों या बाह्य अंगों के द्वारा एक प्रयास करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख के आंतरिक और बाह्य अंगों को प्रयास करना पड़ता है, और विद्यार्थियों, उस प्रयास को ही प्रयत्न कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के आंतरिक और बाह्य अंगों को या हमारे मुख के अंगों के द्वारा जो प्रयास करना पड़ता है उसे ही प्रयत्न कहा जाता है। तो ये तो ही प्रयत्न की डेफिनेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वर्णों के उच्चारण में या वर्णों को बोलते समय हमारे मुख के आंतरिक और बाह्य अंगों के द्वारा जो प्रयास करना पड़ता है उस प्रयास को ही प्रयत्न कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं और प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। तो बात करते हैं प्रयत्न के प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रयत्न के प्रकार के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। और इस प्रकार से प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं प्रयत्न का पहला प्रकार, और वो है आभ्यंतर प्रयत्न। तो विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो परिभाषा, आभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा की बात करते हैं तो हमने अभी पढ़ा कि वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के आंतरिक और बाह्य
आंतरिक से तात्पर्य अंदर के और बाह्य से तात्पर्य बाहरी। तो वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुख के बाह्य यानी बाहरी और आंतरिक और अंदर के अंगों के द्वारा जो प्रयास करना पड़ता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। और अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य है, इसकी परिभाषा होती है कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के आंतरिक अंगों के द्वारा, मुख के आंतरिक अंगों के द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि होठों से लेकर कंठमणि तक के अंगों के द्वारा हम बात कर रहे हैं यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। और हमने प्रयत्न की डेफिनेशन पढ़ी कि वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख का आंतरिक यानी अंदर के और बाह्य और बाहर के अंगों के द्वारा जो प्रयास करना पड़ता है उस प्रयास को प्रयत्न कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि मुख के आंतरिक अंगों के द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे होठों से लेकर हमारे कंठमणि, इन अंगों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है या जो प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। तो ये हुई हमारी आभ्यंतर प्रयत्न की डेफिनेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे मुख के आंतरिक अंगों के द्वारा, यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के आंतरिक अंगों के द्वारा, यानी होठों से लेकर हमारे कंठमणि तक के अंगों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारी ये हुई आभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा या डेफिनेशन। अब हम यहाँ बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के भेद के बारे में, इनके प्रकारों के बारे में। तो विद्यार्थियों, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और इनके 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। स्पृष्ट पहला है, स्पृष्ट दूसरा है ईषद स्पृष्ट, थर्ड है ईषद विव्रत, विव्रत फोर्थ, और 5वां है समवृत्त। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के ये 5 भेद होते हैं जिनके नाम है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विवृत और समवृत्त। इस प्रकार से ये आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। तो अब हम बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के पहले प्रकार के बारे में। हम पहले प्रकार को पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो स्पृष्ट क्या होता है? तो स्पृष्ट होता है वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का मुख के अंगों को स्पर्श करना
हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अंगों को स्पर्श करती है और इसे ही स्पृष्ट कहा जाता है। तो हम बात करते हैं कि वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का मुख के अंगों को स्पर्श करना स्पृष्ट कहलाता है। अब बात करते हैं कि स्पृष्ट इस आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसका सूत्र है स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो ये सूत्र है स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न का कि स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। और विद्यार्थियों ये सूत्र कहता है कि स्पर्श वर्णों का प्रयत्न स्पृष्ट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमने हल वर्ण में स्पर्श वर्ण पढ़े थे उन सभी स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट या स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्श वर्णों को रखा जाता है जो कि 25 होते हैं। आप सभी को याद होंगे, इनको हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो विद्यार्थियों आगे हम बात करते हैं नंबर 2 आभ्यंतर प्रयत्न इसद स्पृष्ट के बारे में। तो सेकंड है हमारा इसद स्पृष्ट प्रयत्न। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसद स्पृष्ट प्रयत्न किसे कहा जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इसद विद्यार्थियों इसका अर्थ होता है कम या थोड़ा। और हमने अभी स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में पढ़ा कि स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, यानी मुख के जीभ के द्वारा मुख के अंगों को स्पर्श करना। तो हम इसद स्पृष्ट के बारे में कह सकते हैं कि जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अंगों का कम या थोड़ा, और स्पृष्ट से तात्पर्य होता है स्पर्श करना। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी वर्ण को बोलते समय या उसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अंगों का कम या थोड़ा स्पर्श करती है तो उसे इसद स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। तो ये तो हुआ इसद स्पृष्ट प्रयत्न किसे कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वर्ण को बोलते समय या उसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अंगों का कम या थोड़ा स्पर्श करती है और उसे इसद स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। हम बात करते हैं कि इसद स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बात करते हैं, सूत्र है इसका कि इसद स्पृष्टा अंतस्थानाम
कि अंतस्थ जो वर्ण होते हैं, जो हमने हल वर्ण में पढ़े हैं, 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। तो उन अंतस्थ यानी उन चारों अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अर्थात इसमें य व र ल इन चारों अंतस्थ वर्णों को रखा जाता है। तो हमने बात की ईषद स्पृष्ट प्रयत्न के बारे में। ईषद स्पृष्ट प्रयत्न वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है जिसमें वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के अंगों को थोड़ा या कम स्पर्श करती है। और ईषद स्पृष्टान्तः स्थानाम, इस सूत्र से इस ईषद स्पृष्ट प्रयत्न में 4 वर्ण यानी 4 अंतस्थ वर्णों य व र ल इन वर्णों को रखा जाता है। और विद्यार्थियों आगे बात करते हैं नंबर 3 ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। तो अगला है हमारा ईषद विवृत प्रयत्न। तो बात करते हैं कि ईषद विवृत प्रयत्न क्या होता है। हम जानते हैं कि यहाँ ईषद इसका तात्पर्य कम या थोड़ा होता है। बात करते हैं यहाँ विवृत। तो विवृत इसका तात्पर्य मुख का खुलना होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं ईषद विवृत प्रयत्न का क्या अर्थ होता है या ईषद विवृत प्रयत्न क्या होता है। तो बात करते हैं कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारा मुख कम या थोड़ा खुलता है, हम कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारा मुख कम या थोड़ा खुलता है तो उसे ईषद विवृत कहा जाता है। बात करते हैं ईषद विवृत प्रयत्न में कौन से वर्णों को रखा जाता है। तो इसका सूत्र है ईषद विवृतम ऊष्माम, ईषद विवृतम ऊष्मान। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्म वर्ण जो कि 4 होते हैं, आपको याद होंगे स, श, स और ह। तो इस प्रकार इन चारों ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत माना जाता है। तो हमने बात की यहाँ ईषद विवृत प्रयत्न के बारे में। तो ईषद विवृत प्रयत्न किसे कहा जाता है कि जब वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा मुख कम या थोड़ा खुलता है तो उसे ईषद विवृत प्रयत्न कहा जाता है। और ईषद विवृतम ऊष्माण है, इस सूत्र से ईषद विवृत प्रयत्न में 4 वर्ण यानी ऊष्म 4 ही होते हैं, उन चारों ऊष्म वर्णों को जो कि स, स, ह इस प्रकार से हैं, उनको ईषद विवृत प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। और विद्यार्थियों आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है विवृत प्रयत्न। नंबर 4 है हमारा विवृत
प्रयत्न। तो हम बात करते हैं विव्रत प्रयत्न के बारे में। तो विव्रत का तात्पर्य मैंने अभी आपको बताया ईषद विव्रत में कि मुख का खुलना। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुल जाता है। उसमें ईषद लगा हुआ था, इसलिए हमने ईषद विव्रत में उसका अर्थ किया कि मुख का कम या थोड़ा खुलना, क्योंकि ईषद का तात्पर्य कम या थोड़ा होता है। यहाँ केवल विव्रत है। विव्रत का मतलब है मुख का खुलना, अर्थात जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूर्ण रूपेण या पूरी तरह से खुल जाता है, तो उसे विव्रत प्रयत्न कहा जाता है। और इस प्रकार हुआ कि विव्रत का तात्पर्य होता है मुख का पूर्ण रूप से खुलना। तो जिन वर्णों को बोलने में मुख पूरी तरह से खुल जाता है, तो मुख का पूरी तरह से खुलना ही विव्रत प्रयत्न कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विव्रत प्रयत्न में कौन से वर्णों को रखा जाता है। तो इसका सूत्र है विव्रतम स्वराणाम। विद्यार्थियों, विव्रत प्रत्यय का विव्रतम स्वराणाम ये सूत्र कहता है कि विव्रत प्रयत्न में सभी स्वर वर्णों को रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी स्वर हैं, हमने अपने वर्ण विचार में के फर्स्ट भाग में हमने अचवर्ण पढ़े, जो कि 13 होते हैं। आ, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। उन सभी स्वर वर्णों को विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न में रखा जाता है। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा विव्रत प्रयत्न। तो हम बात करते हैं, आगे है हमारा अंतिम आभ्यंतर प्रयत्न नंबर 5, संवृत प्रयत्न। अब हम पढ़ेंगे संवृत प्रयत्न के बारे में और बात करते हैं संवृत का अर्थ क्या होता है। तो संवृत का तात्पर्य होता है बंद होना। हम कह सकते हैं कि जब वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो उसे संवृत प्रयत्न कहा जाता है। तो ये हुआ संवृत प्रयत्न कि जब वर्णों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो उसे संवृत प्रयत्न कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि संवृत प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसका सूत्र है ऋष्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तु विव्रतम। तो हम यहां कह सकते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न का सूत्र होता है ऋष्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। यहां तक अलग है, यहां पर अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। और प्रक्रिया दशायाम तु विव्रतम हम इसकी बात बाद में करेंगे। हम पहले बात करते हैं यहाँ कि ये सूत्र क्या कह रहा है। ये सूत्र यहाँ कह रहा है कि
ऋस्व अवर्णस्ते, यानी ऋस्व जो अवर्ण है उस अवर्ण का, हम अच वर्णों में पढ़ चुके हैं कि अच वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। और हमको पता है ऋस्व अवर्ण जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे ही दीर्घ आवर्ण जिसमें ऋस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। तो ऋस्व अवर्ण में हम बात करते हैं तो केवल आ रखा जाएगा, और दीर्घ अवर्ण की बात करते हैं तो उसमें आ आता है। तो यहां केवल अवर्ण की बात होती है, ऋस्व अवर्ण की। तो ये कहता है कि ऋस्व अवर्ण का प्रयोग एक, यहां 2 दशा बताइए, एक होती है प्रयोग दशा, कि प्रयोग दशा में आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। तो विद्यार्थियों यहां हम बात करेंगे बाद में प्रयोग दशा क्या होती है, और इसमें देखिए यहां दिया है प्रक्रिया दशायाम, और प्रक्रिया दशा क्या होती है इसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि संवर्त प्रयत्न में ऋस्व अवर्ण को रखा जाता है किस कंडीशन में, जब उसका प्रयोग दशा में यूज किया जाए। आगे हम बात करते हैं प्रक्रिया दशायाम, वो आगे कहता है कि प्रक्रिया दशा में, वो कहता है कि ऋस्व अवर्ण का प्रक्रिया दशा में आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विव्रत ही होता है। तो हमने यहां पढ़ा कि संवर्त प्रयत्न में ऋस्व अवर्ण को रखा जाता है, और केवल प्रयोग दशा में, यानी जब अवर्ण का प्रयोग दशा में प्रयोग होता है तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत माना जाता है, लेकिन जब उस ऋस्व अवर्ण का प्रक्रिया दशा में प्रयोग हो तो वहां पर उसका आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत ही होता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सारे स्वर जो हमारे हैं उन सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है, और ऋस्व अवर्ण भी एक स्वर है, लेकिन केवल प्रयोग दशा में इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत प्रयत्न होता है। तो संवृत प्रयत्न में केवल एक ही स्वर वर्ण ऋस्व अवर्ण को रखा जाता है, कब, जब उसका प्रयोग दशा में होता है। बात करते हैं प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा के बारे में। तो यहां प्रयोग दशा की बात करते हैं, तो प्रयोग दशा में वो कहता है कि जब ऋस्व अ वर्ण का किसी शब्द में प्रयोग किया जाता है, यानी जब किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द में ऋस्व अवर्ण का प्रयोग किया जाता है तो वो ऋस्व अवर्ण की प्रयोग दशा मानी जाती है। जैसे किसी भी शब्द में हम बात करते हैं तो मोहन, राम, तो हम इस बात करते हैं मोहन का जो ना इसमें ए का यूज हुआ है, राम के मा में ऋस्व अवर्ण इनका यूज हुआ है, तो ये तो इसकी प्रयोग दशा होती है। यानी अवर्ण का शब्दों में, जो कि अकारांत शब्द भी हो सकते हैं जिनके अंत में अ हो, तो वहां उस स्थिति में इस ऋस्व अवर्ण की प्रयोग दशा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया दशा के बारे में। तो प्रक्रिया दशा, तो इसमें वो कहता है कि जब ऋस्व अवर्ण का शब्द के आरंभ या अंत में
प्रयोग हो रहा हो और उसमें संधि कार्य किया जा रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ऋस्व एवर्ण की प्रक्रिया दशा वह दशा होती है जब ऋस्व एवर्ण का प्रयोग किसी भी शब्द के आगे यानी शुरुआत में, आरंभ में या किसी भी शब्द के अंत में किया जाता है और वहां उसमें संधि कार्य हो रहा हो, तो वह ऋस्व एवर्ण की प्रक्रिया दशा मानी जाती है और इस दशा में इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। जैसे देखिए, कृष्ण धन अवतार है, यहां कृष्ण शब्द के अंत में ऋस्व एवर्ण का प्रयोग होता है और अवतार है इस शब्द के आरंभ में और यहां पर संधि कार्य किया जाता है, तो ये ऋस्व एवर्ण की प्रक्रिया दशा मानी जाएगी। जैसे वानर धन अधीश है, यहां इस रे में ऋस्व एवर्ण का अंत में प्रयोग हुआ है इस शब्द में और अधीश है इस शब्द में इसका आरंभ में और यहां पर संधि कार्य हो रहा है, तो ये ऋस्व एवर्ण की प्रक्रिया दशा मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ऋस्व एवर्ण का प्रयोग दशा में आभ्यंतर प्रयत्न संवृत प्रयत्न माना जाता है और प्रक्रिया दशा अर्थात इस दशा में इस ऋस्व एवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही माना जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने अपनी इस वीडियो के अंतर्गत वर्ण विचार टॉपिक का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है और उसमें हमने आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं जो इस चैनल के माध्यम से सरल संस्कृत व्याकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, उसका लाभ आप सभी को अवश्य मिल रहा होगा और मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और सरल संस्कृत व्याकरण को सरलतम रूप से सीखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल संस्कृत दीक्षा से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों को भी हमारे इस चैनल का लिंक शेयर करें, जिससे कि वो सरल संस्कृत व्याकरण से हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।